हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदीप अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का क्लास। दोस्तों, आप लोग बार बार बोल रहे थे कि सर क्लास कब से स्टार्ट होगा, लेकिन अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू रोज कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे अच्छे क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि और लोग भी जुड़ें, ताकि कोई इस बार फेल ना हो। ओके दोस्तों, क्योंकि आपने देखा है कहीं ना कहीं आप लोग अच्छे से लिख के आते हो और आपका बैक लग जाता है। एग्जाम के कुछ दिन पहले मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा, कहीं ना कहीं आपका बैक आना असंभव हो जाएगा। सचिव जी या फिर जो एग्जामिनर रहेंगे आपको कितना भी फेल करने का कोशिश करेंगे, लेकिन कभी भी वो आपको फेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका लक्ष्य है 25 में 25 है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा, जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने अच्छे अच्छे क्लास और अच्छे अच्छे ट्रिक हम यहाँ पे आपको लाकर हमेशा देंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्लास। यहाँ पे आपको दिख रहा है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी का क्लास है। यहाँ पे आपसे कहा गया है लोक कथाएं। पूछ लेगा आपसे एक नंबर में कि 2 लोक कथाओं के नाम लिखिए या 5 लोक कथाएं के नाम लिखिए, या फिर लोक कथाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट दिख रहे हैं, ये आपके लोक कथाओं के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका पहला है अगस्त ऋषि, कालकूट, कौड़ी, जटायु, द्रौपदी, ध्रुव, प्रहलाद, राहु, वाल्मीकि और विभीषण। ये सब आपके लोक कथाओं के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बाल साहित्य कविताएं। 2 बाल साहित्य कविताओं के नाम लिखिए या फिर 3 बाल साहित्य कविताओं के नाम लिखिए। ठीक है, या पूछेगा आपसे कि आप बाल साहित्य से क्या समझते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा चंदन, चमक और पंचतंत्र, और उसके बाद ये सब आपके बाल साहित्य के अंतर्गत आएंगे। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा परिवेशीय चर्चा। परिवेशीय चर्चा को कितने भागों में बांटा गया है, परिवेशीय चर्चा के कितने भाग हैं, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपको लिखना होगा कि परिवेशीय चर्चा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के परिवेशीय चर्चा हो जाते हैं। अब यहाँ बात होती है कि आखिर कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला आपका होगा प्राकृतिक परिवेश, भौतिक परिवेश और सामाजिक परिवेश। आपसे पूछ लेगा कि प्राकृतिक परिवेश से आप क्या समझते हैं। आपको लिखना होगा कि प्राकृतिक परिवेश में पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, फल सब्जी आदि आते हैं। ये तो हमारे कहीं ना कहीं जीवन में, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब से हमें लाभ होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका आएगा भौतिक परिवेश। भौतिक परिवेश के अंतर्गत आपका हवा, पानी, बादल, बिजली, वन, नदी आदि आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तीसरा सामाजिक परिवेश। अब यहाँ सामाजिक परिवेश की बात करें, इसके अंतर्गत परिवार, पास पड़ोस, गांव, नगर, देश, त्योहार। ठीक है दोस्तों, ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपका पंचायत, मनोरंजन का साधन, त्योहार, ठीक है दोस्तों, मेला, ये सब आपके सामाजिक परिवेश में आ जाएंगे। यानी जो चीजें आपको समाज में देखने को मिलती हैं, ये सब आपके सामाजिक परिवेश में आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बन रही है कि आपसे पूछ लेगा कि पूछेगा आपसे कि परिवेशीय चर्चा की आवश्यकता, आखिर क्यों आवश्यकता है परिवेशीय चर्चा की। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक अच्छे बच्चे की विकास के लिए उसका परिवेश अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस कराएंगे, उस लॉन्ग क्वेश्चन में इन सारे क्वेश्चंस को हम जरूर ऐड कर लेंगे। जस्ट यहाँ पे पूछेगा आपसे कि परिवेशीय चर्चा के महत्व। आखिर परिवेशीय चर्चा के कौन कौन से महत्व हैं। अपने परिवार एवं पास पड़ोस के साथियों तथा शिक्षकों के प्रति व्यवहार का ज्ञान करना। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हो कि विभिन्न स्थानों तथा परिस्थिति के अनुसार कक्षा में
खेल, भोजन एवं उत्सव आदि में समुचित व्यवहार करना। दोस्तों ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और परिवेशीय चर्चा के महत्व की बात करें तो नैतिकता आती है, बच्चों के अंदर नैतिकता आती है, सामाजिक उसके बाद सत्य, सहयोग, ईमानदारी, ठीक है, लोकप्रिय व्यवहार, ये सब आपके सामाजिक चर्चा के महत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पूछा गया है उद्देश्य, आखिर परिवेशीय चर्चा के उद्देश्य क्या हैं? अगर दोस्तों हम बात करें उद्देश्य की तो कहीं ना कहीं वही बात घुमा फिरा के आएगी बच्चों के सामाजिक भौतिक परिवेश की उन्नति के बारे में, ठीक है, बच्चों के जिज्ञासाओं को जानकर उन्हें उनकी राह पर बच्चों के उनके उद्देश्य तक पहुंचाने की बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सब आपके अच्छे परिवेश होंगे तभी हो पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है परिवेशीय चर्चा के विषय। अब परिवेशीय चर्चा का विषय आपका कहाँ से बनेगा? देखिए, घर, परिवार, स्वास्थ्य, आसपास का जीवन, भोजन और जल। अगर इन सब में कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ी देखने को मिलेगा तो परिवेशीय चर्चा पर असर आएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं जानकारी भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है स्वयं यानी दोस्तों ठीक है 100 अनुभवों पर चर्चा का महत्व। अब यहाँ पर कहा गया है कि स्वयं अनुभव के चर्चा के महत्व की बात की जा रही है, इसको भी यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति कौशल का विकास है, संप्रेषण में सहायक, कथन में उचित धारा प्रवाह, संकोच की समाप्ति, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, मानक भाषा का प्रयोग है। मानक भाषा का प्रयोग बच्चे सीख जाएंगे, शुद्ध और स्पष्ट बोलना सीख जाएंगे, संकोच उनके दिलों और दिमाग से गायब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हर कथन को उचित और धारा प्रवाह के साथ पढ़ेंगे। संप्रेषण में कहीं ना कहीं सहायक होगा। संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। अभिव्यक्ति कौशल का विकास भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वाचन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? वाचन के आपके 2 प्रकार होते हैं। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि वाचन कितने प्रकार के होते हैं, वाचन के बारे में लिखिए। वाचन से आप क्या समझते हैं? आपको लिखना होगा कि वाचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा वाचन मुद्रा, दूसरा आपका होगा वाचन शैली। अब ये आपका वाचन मुद्रा और वाचन शैली क्या होता है, लिखना होगा आपको कि वाचन मुद्रा से हमारा आशय बैठने, खड़े होने, वाचन सामग्री तथा आंखों, हाथों और अंगों का संचालन करने से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वाचन शैली। वाचन शैली से हमारा आशय कंठ, साधकर भाव के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने के ढंग से है। ये आपके वाचन मुद्रा और वाचन शैली को दर्शाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो हमारे भाई बहन अभी नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ये आप ही का ठीक है चैनल है, आपके कहने पर बनाया गया है, तो आपके हेल्प के लिए बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है। सब्सक्राइब करिए, प्लस आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे पूछेगा आपसे वाचन के प्रकार। जब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वाचन के आधार, पूछेगा आपसे यहाँ पर वाचन के प्रकार। वाचन के प्रकार की बात करें तो वाचन के आपके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? वाचन के आपके 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका होगा स्वर वाचन और दूसरा आपका होगा मौन वाचन। पूछ लेगा आपसे कि स्वर वाचन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। दोस्तों कहीं ना कहीं स्वर वाचन का प्रयोग वाद विवाद में किया जाता है सबसे अधिक, ओके दोस्तों। और मौन वाचन की बात करें तो मौन वाचन में हम लोग अपने मन से पढ़ते हैं, हम बिना आवाज के पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। यह आपका मौन वाचन के अंतर्गत आ जाएगा। ये चीजें बहुत सिंपल हैं, आप इसको बहुत अच्छे तरीकों से जान सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्वर वाचन के भेद। स्वर वाचन के कितने भेद हैं आपको यहाँ पर ये चीजें बतानी है। अगर बात करें भेद की तो पहला आपका होगा आदर्श वाचन और दूसरा आपका होगा अनुकरण वाचन। अब यहाँ पूछेगा आपसे एग्जाम में कि आदर्श वाचन किसके लिए है, तो यह होगा आपका शिक्षक के लिए। किसके लिए है? शिक्षक के लिए है। और अनुकरण वाचन आपका हो जाएगा छात्र के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अभिव्यक्ति, ओके दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ गया है अभिव्यक्ति।
अगर हम बात करें यहाँ पर अभिव्यक्ति, पूछेगा आपसे कि अभिव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं। आप क्या कहोगे, 3 प्रकार से होते हैं। ओके दोस्तों, कितने प्रकार से होते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, पूछेगा आपसे कि अनुभूति। दोस्तों, अनुभूति के कितने प्रकार होते हैं या फिर अनुभूति के कितने भेद होते हैं, ये आपसे पूछ लेगा। आपको लिखना होगा अनुभूति के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, अनुभूति के आपके यहाँ पर 2 प्रकार देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे बता दूं कि हम यहाँ पे थोड़ा तेज चल रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से लिखिए, समझिए और आपका टाइम भी ना खराब हो, आपको कम टाइम में अधिक जानकारी मिल जाए, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनुभूति देखने को मिल जाएगा, स्वानुभूत अनुभूति और गृहीत अनुभूति। ठीक है, ये आपको दोनों यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शब्द। शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिससे कोई भाव प्रकट हो, वह शब्द कहलाता है। क्या कहलाएगा, वह आपका शब्द ही कहलाएगा। शब्द से भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, शब्द की विशेषता, जब आपसे शब्द के बारे में पूछा गया है तो शब्द की विशेषता क्या है ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो शब्दों के मेल, 1 मिनट, सही है। चलिए, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, आपके पद कहलाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि शब्दों के बिना भाषा बेकार है। किसके बिना, शब्दों के बिना भाषा बेकार है। और आप लोग एक पॉइंट और लिख लीजिए कि बोलने तथा लिखने में शब्दों का प्रयोग होता है। किसमें होता है, बोलने तथा लिखने में शब्दों का प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पूछेगा आपसे कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। 1 मिनट, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। तो अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। यहाँ पे आपको तीनों भेद देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वाच्य, लक्षक और व्यंजक लक्ष्य, यहाँ पे आपको तीनों भेद देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, ये तीनों आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिखना चाहिए। अब थोड़ा सा आइए हम लोग यहाँ पर बेसिक जानकारी लेते हैं। रूढ़ शब्द का अर्थ है, रूढ़ शब्द का अर्थ है प्रसिद्ध, जिन्हें टुकड़े करने पर उसके कोई भी अर्थ ना निकलता हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जिसके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकलता हो, वह रूढ़ शब्द आपका कहलाएगा। आप राइटिंग पर मत जाइए, क्योंकि दोस्तों लिखना मतलब कम टाइम में लिखना और कम टाइम में आप तक इस क्लास को भेजना कहीं ना कहीं अच्छा खासा टाइम भी लगता है और उतना टाइम भी नहीं मिल पाता। लेकिन आप सबके कहने पर नोट्स आप सबको देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, बस आप लोग अपना प्यार दीजिए, वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कि आपको वीडियो कैसा, ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जैसे यहाँ पे आपका है 2 या 2 से अधिक अर्थ वाले शब्दों से बने ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर भी जिनका परंपरागत अर्थ होता है, वे आपके कहलाएंगे यौगिक। कौन से कहलाएंगे, आपके हो जाएंगे यौगिक। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जिनमें योग एवं रूढ़ दोनों शब्दों के लक्षण पाए जाते हैं, वे आपके योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जिनमें योग और रूढ़ दोनों शब्दों के लक्षण पाए जाते हैं, वे आपके योग रूढ़ कहलाएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछेगा आपसे यहाँ पर भाषाई विकास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। भाषाई विकास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि हमारे 5 भेद हैं। कितने दोस्तों, 5 शब्द आपके हो जाएंगे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, ये आपके 5 शब्द देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आपको लिखना होगा कि 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 आपके हो जाएंगे। कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जब आपको विकारी और अविकारी देखने को मिल गया है, ये सब आपके
3 स्टार में प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दोस्तों आइए, जब यहाँ पे आपको विकारी और अविकारी शब्द देखने को मिल गए हैं, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि विकारी शब्द क्या होता है। ठीक है, आपको लिखना होगा कि वे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। दोस्तों क्या होगा, वे शब्द जो आपके लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं वे आपके विकारी शब्द हो जाएंगे। जैसे कि लड़का अच्छा, लड़की अच्छी। ठीक है, और विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? विकारी शब्द के आपके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अविकारी शब्द। वे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं वे आपके कहलाएंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये आपके अविकारी 4 प्रकार के होते हैं और विकारी भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के प्रकार के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं। आपको लिखना होगा कि विराम चिन्ह के 12 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? विराम चिन्ह के आपके 12 प्रकार देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका हो जाएगा पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, उद्दंड चिन्ह, विवरण चिन्ह, निर्देशक, विस्मयादि बोधक, अपूर्ण, योजक, कोष्टक और समानता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको 12 के 12 चिन्ह और जो उसके सिंबल होते हैं दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में पर्यायवाची, अनुवाद, ठीक है, समानार्थी, ये सभी देखने को मिल जाएंगे। ये सब आपके 1 नंबर के होते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है उत्सर्ग। ठीक है, उत्सर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछा गया है? नहीं। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर नहीं आता। पूछेगा आपसे उपसर्ग के बारे में। आपको लिखना होगा जो अवयव धातु या धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी दोस्तों जो आपका उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्द, किसी भी धातु के आगे लगता है। ठीक है, और जो आपका प्रत्यय होता है वह आपका पीछे लगता है। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? आपको लिखना होगा कि 22 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। कौन कौन सा होता है? पर, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, निह या फिर दुस, दूर, दु यानी बी, आ, नी, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और अप। ठीक है दोस्तों, उप। ये आपके यहाँ पर 22 प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इसको भी नोट कर लीजिए। पूछेगा आपसे कि अधि। ठीक है, पूछेगा आपसे एग्जाम में ऐसे कि अधि किस में आता है? प्रत्यय में आता है या उपसर्ग में आता है? आपको 2 नाम और मिल जाएगा। ये चीजें आपको विकल्प में अधिक देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही बनेगा। क्या बनेगा कि प्रत्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि प्रत्यय हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और ठीक है द्वैत प्रत्यय। ये आपको 2 प्रकार के देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, कृदंत प्रत्यय, ठीक है, और द्वैत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय के कितने होते हैं भेद? यहाँ पे आपका होता है 2 भेद, विकारी और अविकारी आपको देखने को मिल जाएंगे। विकारी प्रत्यय के भेद पूछा गया है तो वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। यहाँ पे आपको 3 कालिक देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अविकारी कृदंत के 4 प्रकार होते हैं। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि अविकारी कृदंत के कितने प्रकार होते हैं। आपको लिखना होगा कि अविकारी कृदंत के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन सा होता है? अपूर्ण, क्रियाशोधक, पूर्ण, ठीक है, क्रियाशोधक, तत्कालिक और वर्गकालिक। ये आपको चारों यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन चारों को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि द्वैत प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे आपको 6 के 6 नाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कृत्यवाचक, वाचक, गुणवाचक, भाववाचक, उनवाचक, अप्रत्ययवाचक और स्त्रीवाचक। ये यहाँ पे आपको 6 वाचक देखने को मिल जाएंगे। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है समास। आपका क्या है? समास। दोस्तों समास से आपके प्रश्न तो बन ही जाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या बताएं, ये चीजें तो आपको पता ही है। और दोस्तों आपसे पूछेगा, ठीक है, संधि के बारे में। संधि हुआ कि नहीं हुआ आपका? दोस्तों एक मिनट, संधि का प्रश्न कहाँ चला गया आपका? एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आपका संधि है समास के बाद, तब आपका संधि आएगा। ठीक है, चलिए समास के बाद फिर आपका संधि आएगा। पूछेगा आपसे कि समास के कितने प्रकार हैं, समास के कितने भेद हैं, समास को कितने भागों में बांटा गया है। ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे। आपको लिखना होगा कि समास के 6 भेद हैं। कितने हैं आपके? 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं, कुछ भी बोलो आप। ठीक है, समास को आपको 6 प्रकारों में बांटना होगा। कौन कौन सा आपका है? द्वंद्व समास, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है और बहुव्रीहि समास है। ये यहाँ पे आपको 6 को 6 समास देखने को मिल जाएंगे। अगर पूछे यहाँ पर कि द्वंद्व समास के अंतर्गत क्या आएगा, दोस्तों द्वंद्व समास के अंतर्गत, ठीक है, आपका क्या आएगा? ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आ जाएगा माता पिता, ठीक है, यानी माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ठीक है, जहाँ पे आपका ठीक है आएगा द्विगु समास, जहाँ पे आपका आएगा द्विगु समास है, उसमें कहीं ना कहीं आपको न गिनतियों का सामना करना पड़ेगा। यानी देखिए द्विगु मतलब क्या होता है? ठीक है, द्विगु मतलब आपका होता है 2, यानी उसमें आपको गिनती देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका ठीक हो गया 9 रत्न, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं 9 रत्नों, यानी उसमें कहीं ना कहीं आपको 9, यानी कुल मिलाकर उसमें उस पद में आपको संख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, द्विगु समास में आपको संख्या देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पूछा गया है आपसे तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास भी यहाँ भी पूछा गया है। इसमें आपको को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, को मिल जाएगा। इसमें आपको को से ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछेगा कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ आप इसको भी नोट कर लीजिए कि आपके तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकार, ये आपके तत्पुरुष समास हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का की के अधिकार में पर संबोधन है और हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बस केवल आपको 6 प्रकार के देखने को मिले हैं: कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। वो आपसे पूछ लेगा कि कर्ता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कर्म से आप क्या समझते हैं, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इन सब से आप क्या समझते हैं। तो अभी जो हमने आपको बताया है आप उसको नोट कर लीजिएगा, आपको वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत ही काम आएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संधि और समास में अंतर। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हम सबको पढ़ते हुए 25 मिनट से प्लस हो चुका है और आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं। आप लोग शेयर करिए इस क्लास को और वीडियो को आप लोग लाइक भी करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब यहाँ आपका है संधि। ठीक है, देखिए संधि परस्पर ध्वनियों का संयोग होता है। दूसरा आपका है ध्वनि विकारी अनिवार्य है, इसमें गूढ़ता निहित रहती है। ये आपका है संधि। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है समास। दोनों में अंतर कहा गया है। शब्द समूह या पदों का संयोग होता है, ध्वनि विकार नहीं होता है। यहाँ देखिए इसमें कहा गया है कि ध्वनि विकारी अनिवार्य होता है। ठीक है, इसमें आपका ध्वनि विकार अनिवार्य नहीं होता। यह अपेक्षाकृत सरल होता है। ये आपको 3 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछेगा कि संधि के भेद। संधि के आपके कितने भेद हैं? संधि के आपके 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये आपके 3 भेद हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा कि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण और अयादि। ठीक है, ये यहाँ पे आपको स्वर संधि के 5 उपभेद देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
और कुछ नया देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है समासिक पद। दोस्तों वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, समासिक पद से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। ठीक है, समासिक पद को आप लोग नोट कर लीजिएगा। समासिक पद, इसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों में परस्पर मिलने से एक शब्द बनता है जिसे समासिक पद कहते हैं। जैसे पढ़ाई लिखाई, ठीक है दोस्तों, दिनचर्या, दिन रात, भरपेट, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं आपके समासिक पदों में आएंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने से, ठीक है दोस्तों, मिलने से एक नया पद मिलता है। देखिए दिन अलग है, ठीक है, आपका चर्या अलग है, अगर मिल गया तो क्या बन गया आपका, मिल गया दिनचर्या। ठीक है, तो ऐसे ही आपके समासिक पद के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है संज्ञा। बहुत सिंपल है, आप लोग इसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। शब्दों के दो रूप होते हैं। शब्दों के कितने रूप होते हैं पूछेगा आपसे। शब्दों के कितने रूप होते हैं पूछेगा आपसे। आपको लिखना होगा कि शब्दों के दो रूप होते हैं। पहला आपका है विकारी और दूसरा आपका है अविकारी। विकारी की बात करें तो इसमें आपका विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि आ जाएंगे और अविकारी में इसमें आपका इन अवयव शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता है जबकि इसका परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको नोट करनी चाहिए। आइए नेक्स्ट यहाँ पूछेगा आपसे कि संज्ञा शब्द के 5 प्रमुख भेद कौन से हैं। जो आपके संज्ञा शब्द के 5 प्रमुख भेद हैं वे आपके कौन कौन से हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों 1 नंबर यानी 1 नंबर आपको यहाँ से मिलना कन्फर्म है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ये चीजें आपको हर जगह हर बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूर्व का अर्थ क्या होता है पहले, अपर का अर्थ क्या होता है बाद में, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम की कितनी संख्याएं होती हैं, 11 होती हैं। कौन कौन से, मैं, तुम, आप। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप लोग, हाँ देखिए, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन एवं क्या, ये यहाँ पे आपको सर्वनाम की 11 संख्याएं देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पहला आपका है व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका है निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ये आपके सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया आपसे हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग आपके कितने होते हैं, ऐसे अलग अलग पूछ लेगा आपसे। आपको लिखना होगा, आपको बताना होगा कि हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट आपका है विशेषण। सबसे अच्छा प्रश्न दोस्तों विशेषण, यहाँ से आपका 101% क्वेश्चन जरूर फंसता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि विशेषण वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, ठीक है, लाल कपड़ा, थोड़ा दूध, ये आपकी क्या है, अच्छा, अच्छी, ठीक है, लाल, थोड़ा, ये आपकी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। और ये आपका क्या संज्ञा, ठीक है, दूध है, कपड़ा, लड़का, ये आपकी संज्ञा है और ये इसकी विशेषता है। तो वही कहा गया है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वे आपके विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विशेषण के कितने प्रकार पाए जाते हैं या फिर विशेषण के कितने भेद हैं। आपको लिखना होगा कि इसके 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संज्ञावाचक और सर्वनामिक विशेषण। ये यहाँ पे आपको 4 प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। कालवाचक क्रिया, स्थानवाचक क्रिया और परिमाणवाचक क्रिया। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रीतवाचक क्रिया। ठीक है, यहाँ पे आपको चारों देखने को मिल जाएंगे। धातु, देखिए दोस्तों, धातु क्रिया के रूप को धातु कहते हैं।
धातु किसे कहते हैं? धातु क्या है? धातु से आप क्या समझते हैं? आपको लिखना होगा कि क्रिया के धातु को क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। फिर पूछेगा आपसे कि क्रिया के भेद कितने होते हैं? क्रिया के आपके यहाँ पर दो भेद देखने को मिल जाएंगे। कितने भेद होते हैं? क्रिया के यहाँ पे आपको दो भेद देखने को मिल जाएंगे, आकर्मक क्रिया और साकर्मक क्रिया। ठीक है, आकर्मक और साकर्मक, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। क्रिया के वाच्य के कितने होते हैं भेद? यहाँ पे आपके होते हैं तीन भेद हैं, कर्तवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक। ठीक है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य की बात की जा रही है कि क्रिया के वाच्य कितने होते हैं? आपके तीन होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पे आपके देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि परिवर्तन के आधार कितने होते हैं? परिवर्तन के आपके 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका? वाच्य, भाव, पुरुष, लिंग, वचन और काल। अगर दोस्तों ये सब मिल जाएंगे तो आपके लाइफ में, आप में या किसी भी बच्चे में परिवर्तन होना आवश्यक है। काल कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आप लोग हमेशा वर्तमान में जिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अंग्रेजी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? अंग्रेजी भाषा में लिंग आपके 4 प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन सा है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयनिष्ठ लिंग और निर्जीव। ये आपकी अंग्रेजी के हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मौन पठन के उद्देश्य कौन कौन सा होता है आपका? ज्ञानात्मक, कौशल, रुचि और अभिवृत्ति। ठीक है, यहाँ पे आपके मौन पठन के 4 उद्देश्य देखने को मिल जाएंगे। मौन वाचन के कितने भेद पाए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा 2 भेद। कितना होगा आपका? ठीक है, आपका होगा 2 भेद। कौन कौन सा? गंभीर और ठीक है द्रुत भेद। ये यहाँ पे आपको 2 चीजें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वचन के प्रकार। दोस्तों वाचन के प्रकार, ठीक है, पूछेगा आपसे कि वाचन के कितने प्रकार हैं? आपको लिखना होगा कि वाचन के यहाँ पर 6 प्रकार हैं। कौन कौन सा? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ये तो आपको पता ही है, हम इन दोनों के बारे में आगे बात कर चुके हैं। संवेद वाचन, मौन वाचन, गंभीर वाचन और ठीक है आपका हुआ 6वां द्रुत वाचन। जानिए यहाँ पे आपको 6 वाचन देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपका है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो आपका होगा 2 अंग, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपका है पद कर्म और पद बंध। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। पद कर्म, ठीक है, और आपका पद बंध। देखिए वाक्य की रचना मूलतः पदों से ही की जाती है, यह आपका पद के अंतर्गत आएगा। और जो आपका पद कर्म होता है, पद कर्म का अर्थ है वाक्य में पदों के रखे जाने का कर्म है। पद बंध जो आपका होता है वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद आपस में संबंधित होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पद बंध कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि वैकल्पिक संचक कितने होते हैं? यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ओके दोस्तों, वैकल्पिक संचरक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? विशेषण और क्रिया विशेषण। वाक्य के गुण कितने होते हैं? आपके हो जाएंगे 3 गुण। कौन कौन सा? यहाँ पे आपको तीनों देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बार बार क्वेश्चंस देखिए, बार बार क्वेश्चंस आपका यहाँ से आता है कि क्रियावाच्य के भेद कितने होते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं और तीनों यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अन्वय का अर्थ क्या होता है? अन्वय का अर्थ क्या होता है? इसका आपका हो जाएगा मेल। यहाँ से आपका 1 नंबर कन्फर्म है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र आपके होते हैं 2 प्रकार के, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अनौपचारिक पत्र को कितने वर्गों में या फिर कितने भाग में बांटा गया है? तो यहाँ पे आपका होगा 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रार्थना पत्र, कार्यालयिक पत्र और व्यावसायिक पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे इसे 3 भागों में बांटा गया है। अगर मान लो कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि जो आपका प्रार्थना पत्र होता है, ठीक है दोस्तों, पूछेगा आपसे कि प्रार्थना पत्र के अंतर्गत कौन कौन सा पत्र आएगा? आपको लिखना होगा अवकाश पत्र, शिकायत पत्र, ठीक है,
सुधार पत्र और आवेदन पत्र ये आपके प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आएंगे। अगर हम बात करें कार्यालय पत्र के अंतर्गत, दोस्तों यह आपका स्कूल, कार्यालय, कॉलेज, ठीक है, सरकारी कर्मचारियों में कहीं ना कहीं इसका प्रयोग देखने को मिलता है। और जो आपका व्यवसायिक पत्र होता है, दोस्तों व्यवसायिक पत्र में जो पत्र सामान खरीदने, बेचने या लेन देन के लिए प्रयोग किया जाए, लिखा जाए, वह आपका व्यवसायिक पत्र के अंतर्गत आएगा। अभी हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सोच रहे हैं सब्सक्राइब करूं कि ना करूं, ठीक है, कर लीजिए। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।